Hello everyone, welcome to Education Academy. Myself Amit, your biology expert. As we start in the class 11 biology need, the continuous chapter, we have the cell, the unit of life. In the last lecture, we completed mitochondria, plastid and ribosome. In today's lecture, we start with nucleus, chromosome and microbodies. Probably today in this lecture, we complete this chapter, most probably, and the next lecture we discuss the questions. ठीक है so the last lecture we discussed about mitochondria plastid and ribosome. I hope you understood clear average point. कोई डाउट होगा you can ask and in the section but I hope आपको समझ में आएगा. आपने एनसीईआरटी से रीड किया होगा प्लस आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. So today we start at the topic nucleus. So first topic we have nucleus. As in earlier classes, in earlier lecture, we discussed about nucleus. Nucleus is present in prokaryote या eukaryote. So nucleus is present in eukaryotes. It means यूकैरियोट्स कौन होते हैं जिनके पास कैसे सेल होती है यूकैरियोटिक सेल होती है. जो हमने प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर पढ़ा था यूकैरियोट की सेल का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया. तो न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. ठीक है तो न्यूक्लियस का हम क्या बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं ब्रेन ऑफ द cell. Wait a second. Yes, what we call nucleus? Brain of the cell. क्या बोला जाता है brain of the cell. Now tell me what we do brain in your body. हमारी बॉडी में ब्रेन क्या कर रहा है. आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है ब्रेन. सेंटर ऑफ द बॉडी कहते हैं हमें. कंट्रोलर ऑफ द बॉडी हमारे अंदर क्या होता है ब्रेन. सेम एज इन सेल कंट्रोल जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर उसे कौन कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई वी कॉल न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. कैसे होता है न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन है. double membrane bound organelle. Next number it should be vary. नंबर क्या करता है वेरी करता है. लाइक यूनिन्यूक्लिएट इट मींस ओनली वन न्यूक्लियस. यूनि का मतलब एक होता है. बाइन्यूक्लिएट जिसमें दो होते हैं. एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम. आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा. स्लीपर शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है. तो इसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है तो इसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं दो न्यूक्लियाई होते हैं. दो न्यूक्लियस हम बोलते हैं. ठीक है नेक्स्ट है हमारा मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी का मतलब क्या होता है मैनी. एग्जांपल लाइक प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है. यस तो एब्सेंट किस किस में होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होने को हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड. ए फॉर एब्सेंट. तो एब्सेंट किस किस में होता है. इसका एग्जांपल मैच्योर आरबीसी. पहले भी हम मैंने आपको पहले ही बताया है क्योंकि आरबीसी एक यूकैरियोटिक सेल है लेकिन ये इसका जो काम कैसा करती है एज अ बिहेव एज अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है. मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होता है हमारा फ्लोएम का जो कि प्लांट का पार्ट होता है उसमें भी एब्सेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होता ही होता है. ठीक है आई इतनी बात समझ में. सीव ट्यूब जो किसका पार्ट है हमारा फ्लोएम का. फ्लोएम का एक होता है सेल होती है. कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम होता है. फ्लोएम क्या करता है पता ना. जाइलम फ्लोएम फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं. जाइलम किसका कराता है वाटर का. फ्लोएम किसका कराता है फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है इन प्लांट के अंदर. नोट डाउन कीजिए इसे. आई इतनी बात समझ में आपको. तो हम ये भी कह सकते हैं किसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बताया कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन.
अभी हम अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी पहले अब डबल मेम्ब्रेन होती है, मैंने नीचे स्पेस दिया है बीच में। क्यों दिया है स्पेस? क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस में होता है, ये जो हमें स्पेस वो ये होते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। और जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों साइड डायरेक्शनल करते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, ये क्या हुई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। ये हुई हमारी इनर मेम्ब्रेन। In mitochondria and chloroplast we have space, not intermembrane space. Same nucleus we have intermembrane space, and what we call the intermembrane space in nucleus? Perinuclear space. Perinuclear space जो हमारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पेरीन्यूक्लियर। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, जिसे हम और क्या बोलते हैं? कैरियोथिका। और कैरियो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये किस में एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तभी तो उनका जो न्यूक्लियस था, हमारा जो डीएनए था, क्रोमोसोम मटेरियल था, वो फ्रीली ऐसे प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पास ये कवरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। आई इतनी बात समझ में? इसके अंदर क्या होता है? हमारा क्रोमेटिन, जो हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। इसके यहाँ साइड में हमारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर पोर देखा आपने, पेरिन्यूक्लियर स्पेस देखा। जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस का जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 10 to 50 नैनोमीटर। जो इसकी ब्रेथ होती है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप कुछ और नहीं है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। और क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी कैरियोटिका एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से। आपने वो क्या देखा था? अब एक टर्म हो रहा था कि अभी बाकी में भी सब कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उससे बोला जाता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जब हमने ईआर पढ़ा था, तो ईआर किससे अटैच थे हमारे? हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन थी उससे क्या अटैच होते हैं? ईआर। तो इसमें हम अभी जब आगे पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन से हमारे क्या अटैच रहते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखा आपने डायग्राम? इसे ड्रॉ कीजिए एक बार। अब ड्रॉ। देखो अब लिखते हैं हम सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर दो चीजें आती हैं हमारी, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी रफ। अब इसे रफ क्यों बोला गया है? क्योंकि मैंने भी पीछे डायग्राम में दिखाया आपको। यहां से आउटर मेम्ब्रेन से क्या अटैच होते हैं? हमारे ईआर। क्योंकि ईआर कहां से अटैच है? हमारे आउटर मेम्ब्रेन से होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन रफ होती है और इनर हमारी इस वजह से स्मूथ होती है। एक डिफरेंस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। रफ होती है आपकी, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट क्यों होंगे? प्रेजेंट क्योंकि ईआर अटैच है ना। आर ईआर आपका कंटिन्यूअस टू
किसकी कंटिन्यूस होंगी ये? कंटिन्यूस विद आर ई आर, वेन डायग्राम में दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसी होगी? स्मूथ, क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट है मतलब राइबोसोम्स क्या होंगे हमारे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, नॉन कंटिन्यूस होती है ये हमारी। नॉन कंटिन्यूस क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारी क्या होती है? यस, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से पोरस होती है। तो वो क्या होती है आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो नॉन कंटिन्यूस होती है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर पोर कराते क्या है? न्यूक्लियर पोर हेल्प इन help in bidirectional transport of material, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बायडायरेक्शनल कराता है। आई थे मैथ समझ में। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोप्लस। जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट। सेकेंड सेमी फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइट फॉर, और क्या कह सकते हो आप? साइट फॉर mRNA सिंथेसिस। और आरएनए का टाइप पढ़े थे हमने, mRNA, tRNA, RNA। तो mRNA की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइट फॉर mRNA सिंथेसिस। और यहाँ पे M क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि mRNA या मैसेंजर की सिंथेसिस कहाँ होती है? हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियोलस को देखें अगर हम, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है हमारा, नॉन मेम्ब्रेनस, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लस कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक किसकी साइट होता है? साइट फॉर, ये साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। और आरएनए सिंथेसिस क्या होता है हमारे? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल R4 मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो देखो क्या पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो रहा है हमारा? mRNA की सिंथेसिस होती है जो कि हमारा मैसेंजर आरएनए होता है। न्यूक्लियोलस में कैसे किसकी कौन से आरएनए की सिंथेसिस होती है? आरएनए की, जो कि हमारा राइबोसोमल सिंथेसिस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है? लार्ज एंड मोर इन नंबर इन सेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं उन सेल्स में हमारे लार्ज न्यूक्लियस होते हैं और ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, लिखा आपने? इसे लिखो एक बार। देखो मैंने क्या कहा, एक लाइन कही अभी, लार्ज एंड मोर इन नंबर इन सेल्स इन्वॉल्व व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस।
जो सेल हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं उनमें हमारे लार्ज और मोर इन नंबर होते हैं, ठीक है। राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाता है हमारी, और राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, आरएनए हमारा कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कम टू हियर पॉइंट ऑफ जो हमने थ्रेडेड स्ट्रक्चर, आप देखो इधर से ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर दे रहा है ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, और दिखाई दे रहे हैं हमारे ये हमारी आउट न्यूक्लियर एनवेलप है, और न्यूक्लियर एनवेलप पे आउटर प्लस इनर दोनों मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। और आउटर इनर प्लस इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है पेरिन्यूक्लियर, वो तीनों टर्म हमारी इस एनवेलप से कवर हो गई है। आपको देखा है कि प्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है, और प्लस साइड में हमारे क्या अटैच दिख रहे हैं आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हुआ डायग्राम आपको क्लियर इसका, न्यूक्लियस। चले आगे देख लो एक बार इसे। ओके देखो नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रोमेटिन। देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग डायग्राम दिखाया था, ध्यान है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन, इस तरीके से दिखाया था। अब क्रोमेटिन टर्म है एक हमारी क्रोमोसोम टर्म है, ये दोनों ही कहाँ है हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, बस डिफरेंस है थोड़ा सा, वो हम इसे देखेंगे कि जब हमारा सेल डिवीजन टाइम होता है उस टाइम क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, तो किसमें स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रोमोसोम होता है क्रोमेटिन ही है वो, लेकिन जब एक सेम स्ट्रक्चर बना देता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टाइम फेज पे, तो कंडेंस फॉर्म में होता है सिर्फ। अभी क्रोमेटिन क्या है हमारी कॉइल फॉर्म में है, आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन डीएनए की, तो ह्यूमन डीएनए कितना होता है 2.2 मीटर होता है, जबकि वाई जो न्यूक्लियस का ही साइज अगर हम बात करें 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो इतना बड़ा डीएनए और इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होता है, तो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, इस तरह से कॉइल की फॉर्म में एडजस्ट होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन पढ़ते हैं हम पहले क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्यों कहा गया है इसे नेम सो, because of its because of its what staining, of its ability to stain, ये stain हो जाता है ability to stain, that's why we call chromatin। और कौन सी स्टेन यूज होती है इसमें, एसिटोकार्बेट, एसिटो एबिलिटी टू स्टेन, स्टेन कौन सी यूज होती है हमारी, एसिटो कार्बन यूज होती है, ये बच्चों कौन सी स्टेन यूज होती है, एसिटो। और किसने किया था, साइंटिस्ट कौन थे हमारे इसके, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने स्टेन किया था। क्या क्या होता है हमारा क्रोमेटिन में, इट्स कंटेन डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, सुना होगा आपने हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्यों होती है, देखो डीएनए कैसा होता है हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, और बेसिक होता है हमारा हिस्टोन, तभी तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन से रैप होती है आपकी डीएनए जो होता है रैपिंग। बेसिक क्या होता है हमारा हिस्टोन, पैकेजिंग कराता है बेसिकली, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी मैंने एक टर्म बताई थी ना आपका ह्यूमन डीएनए का, देख लो यहाँ पे कितना होता है, साइज 2.2 मीटर, वाई न्यूक्लियस 10.6। तो कैसे इस छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा क्रोमेटिन होता है, तो कोइल फॉर्म में होता है, एक्सिस कंडेंस होता है, कोइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमेटिन में दो रीजन होते हैं हमारे, हेट्रोक्रोमेटिक एंड यूक्रोमेटिक,
जो हेट्रोक्रोमेटिन हमारा होता है वो डार्क स्टेन वाला पार्ट होता है, ये डार्क होता है, कंपैक्टली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड डीएनए होता है। कंपैक्टली पैक्ड जो डीएनए होता है वो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है, या आप इसे कह सकते हो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली अगर हम बात करें, जेनेटिकली हम बात करें, इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शन आपको याद हो, ट्रांसक्रिप्शन से याद आ रहा होगा आपको, मैंने जब गोल्गी अपैरेटस का हमने कम पढ़ा था तो वहां पे मैंने एक सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था जहां पे हमने डीएनए से आरएनए की बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलेशन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो पार्ट वहां नहीं लेता, वो ये इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और जेनेटिकली भी, जेनेटिकली मतलब जो हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जीन ट्रांसफर होते हैं, वहां पे भी इसका कोई रोल नहीं होता, ये इनएक्टिव होता है। कौन, हेट्रोक्रोमेटिन। वाइल्ड यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये हमारा लाइट होता है, लाइट स्टेन, ये लूजली पैक्ड डीएनए होता है, लूजली पैक्ड डीएनए होता है। थर्ड, ये आपका ट्रांसक्रिप्शनली एंड जेनेटिकली एक्टिव होता है। जेनेटिकली क्या होता है, हमारा एक्टिव होता है। देखो दोबारा सुनो, दो तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है क्रोमेटिन का, वो डार्क वाला जो पार्ट होता है उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो लाइट वाला पार्ट होता है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो डार्क वाला पार्ट है या हेट्रोक्रोमेटिन है वो टाइटली पैक्ड होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, वो रोल पार्ट नहीं करता, वो ट्रांसक्रिप्शन कोई जीन ट्रांसफर कराने में या कोई ट्रांसक्रिप्शन में रोल उसका प्ले नहीं करता। वाइल जो यूक्रोमेटिन है आपका, ये हमारा लाइट होता है, लूजली पैक्ड होता है, एंड ये आपका ट्रांसक्रिप्शनली एंड जेनेटिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ह्यूमन डीएनए का साइज और न्यूक्लियस का साइज ये देख लेना। ठीक है, क्रोमेटिन में होता क्या क्या है, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन होती है आपकी, थोड़ी बहुत नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है इसके साथ, लिख सकते हो इसमें प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो जाती है। चले आगे। देखो मैंने अभी एक चीज बताई आपको कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है। जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है वो क्रोमोसोम बनाता है। कैसे देखते हैं, चलो क्रोमेटिन है जब वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है हमारा तो बनाता है क्रोमोसोम, बनता है क्रोमोसोम। देखिए बीच में होता है हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आप ध्यान से देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बन गए, और इसे हम इस तरह के स्ट्रक्चर को जो भी बनाता है इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम में दो पार्ट होते हैं हमारे, इसे बोलते हैं हम पी आर्म, इसे बोलते हैं क्यू आर्म। पी आर्म जो पी वर्ड है यहाँ यूज होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड इसका मतलब होता है शॉर्ट, तो हम इसे क्या सकते हैं, पी आर्म हमारी क्या होती है, शॉर्ट आर्म होती है, और जो क्यू आर्म है वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग आर्म होती है। बहुत ध्यान से चीजें समझनी है, टर्म्स आपके बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगी कि जो पी आर्म है वो हमारी शॉर्ट आर्म होती है, जो क्यू आर्म है वो क्यूसेंट आर्म बोलते हैं, ये क्यू आर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म। तो बीच जिससे अटैच है दोनों आर्म उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोमियर बोला जाता है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया कुछ नहीं है, ये क्या है, डीएनए का थ्रेड ही है, डीएनए थ्रेड ही, जिसे हमने क्या बोला है, क्रोमोसोम बोला है, या क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। जो हमारा ये पार्ट है थ्रेड,
डीएनए के थर्ड से हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। ये कुछ नहीं है, डीएनए ही है। मैंने बोला जब डीएनए हमारा इस तरीके से फॉर्म होता है, कॉइल फॉर्म है, तो उसे क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम, तो जो ये आपकी दो आर्म बनी, पी आर्म हमारी शॉर्ट आर्म हुई, क्यू आर्म हमारी लॉन्ग आर्म हुई, ये जो इस तरीके का थ्रेड है डीएनए का थ्रेड, उसे हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं, और सेंट्रोमियर जो दोनों आर्म को हमारा अटैच करता है। अब इस पे यहाँ पे एक इस तरीके से प्रेजेंट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है। तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, जब सेल डिवीजन होता है बच्चों, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, ये काइनेटोकोर एक साइट प्रोवाइड कराता है स्पिंडल, इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। जब हमारा क्रोमोसोम टूटते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जब जब इस तरीके से हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो ये जब ये हमारा इधर से इधर ऐसे टूट जाते हैं, तो इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। जैसे ये इस टाइम देखो, ये स्पिंडल फाइबर एक ही यहाँ पे है, तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से आता है, जो काइनेटोकोर पार्ट है यहाँ से अटैच होता है। सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं इस अपने पॉइंट पे। तो हमने क्या पढ़ा, काइनेटोकोर पढ़ा, जो प्रोवाइड क्या कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड करा रहा है, किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के लिए। दो आर्म होती है, पी आर्म और क्यू आर्म। शॉर्टर आर्म कौन सी होती है, हमारी पी आर्म होती है, और लॉन्ग आर्म कौन सी होती है, हमारी क्यू आर्म होती है। अब एंड पे, क्रोमोसोम के एंड पे हमारे होते हैं टीलोमियर प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर, जिसे एजिंग भी बोला जाता है। टीलोमियर प्रेजेंट at the end, present at the end of chromosome। जो टीलोमियर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के एंड प्रेजेंट होते हैं, एंड इट प्रिवेंट shortening of chromosome, it prevents from shortening of chromosome, ठीक है, क्रोमोसोम को शॉर्ट नहीं होने देता। सेकंड हम बात कर रहे हैं, अगर मोनोड, हम एक टर्म होती है मोनोड, इस जो मैंने बोला स्ट्रक्चर हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोड बोलते हैं, MONAD मोनोड। एक सिंगल क्रोमोसोम को क्या टर्म यूज होती है, मोनोड होती है आपकी यूज। एक मोनोड क्रोमोसोम का मतलब होता है, एक मोनोड का मतलब होता है एक क्रोमेटिड। एक मोनोड का मतलब होता है क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड होता है, ठीक है। इसे हम आप पहले ये देखो, एक बार तुम स्ट्रक्चर देखो, इसे और क्या बोला जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही बोलते हैं। सभी हम आगे पढ़ेंगे, इसे जो सेंटर में बोला है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अभी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला केस आगे ही पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को तो वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखो, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, पी आर्म, क्यू आर्म, एंड टीलोमियर। एंड क्रोमोनिमेटा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है आर्म के अंदर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। इसे स्ट्रक्चर को बनाइए पहले, हुआ। चलें आगे देखो, मैंने बोला इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला इसे मोनेट, ठीक है। एक कंडीशन होती है डायड, ये होती है डायड, जिसमें होते हैं हमारे दो क्रोमेटिड होते हैं। तो ये क्रोमेटिड हुआ, ये हमारे दो क्रोमेटिड हुआ, और ये दो एक ही सेंट्रो, जब हमारे सेंट्रो एक ही सेंट्रोमियर से दोनों दो क्रोमोसोम या दो मोनाड अटैच होते हैं, उन दोनों मोनाड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं,
सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी हम उससे पढ़ेंगे, जो सारे टर्म्स है हम सेल डिवीजन होगा ना वहां पे देखने को पड़ते हैं कि जो ट्रांस डिवीजन हुआ है या ट्रांसमिशन हुआ है वो सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर। अब एक टर्म पढ़ेंगे भी नॉन सिस्टर। तो मोनाड होता है तो मतलब एक, और डायड का मतलब होता है दो क्रोमेटिड हो गए आपके। तो आपको सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आई? ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे सर? एक और बनाओ डायड। अब ये तो सिस्टर कॉमेटेड, ये इसका सिस्टर कॉमेटेड है, लेकिन ये दोनों क्या है इसके? नॉन सिस्टर कॉमेटेड है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। सपोज ये मोनाड 1 2 3 4, तो 1 2 तो क्या है हमारे सिस्टर है, और 3 4 भी सिस्टर है। लेकिन अगर हम बात करें 1 और 3 और 2 और 4, तो ये कैसे होते हैं हमारे? नॉन सिस्टर कमिटेड है। तो सिस्टर एंड नॉन सिस्टर कमिटेड का कांसेप्ट समझ में आया आपको कि जब एक सेंट्रोमियर से जो अटैच हो रहे हैं तो वो तो उनके क्या होते हैं? सिस्टर कमिटेड होते हैं। लेकिन आपके यहाँ दो अलग अलग क्रोमोसोम है, दो अलग अलग डायड है, इनके बीच में अगर ये करें तो ये दोनों क्या है हमारे? सिस्टर कमिटेड है। लेकिन ये और ये क्या हमारे? नॉन सिस्टर कमिटेड है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें आता है एक होमोलॉग, ये तो हमें पढ़ा है सिस्टर नॉन सिस्टर। एक टर्म होती है होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस। देखो क्रोमोसोम सेट में होता है, हमको पता है 40 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे से। अगर क्रोमोसोम की बात करें 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस क्या होता है? सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक के दो होते हैं तो एक सेट है, ये हमारा सेट है क्रोमोसोम 1 के भी। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो कैसे हो गए? दो है, तो ये कैसे पेयर हो गई क्रोमोसोम का? हमारा होमोलोगस हो गया। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यही क्रोमोसोम नंबर 1 है और एक क्रोमोसोम नंबर 2 है। ये क्या है हमारा? क्रोमोसोम नंबर 1 है और एक क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो ये दोनों क्या है हमारे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमो, होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। होमो टर्म का मतलब आपको पता, पहले ही पढ़ा आपने, सिमिलर मतलब होता है सिमिलर। एक क्रोमोसोम के है ना दोनों पेयर, और ये दो क्या है हमारे? अलग अलग क्रोमोसोम के, तो हम क्या बोलते हैं? नॉन होमोलोगस। इतनी बात समझ में आई? अब मैंने आपको भी पहले बताया कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, एक बार उसे देख लेते हैं। देखो बच्चों ये क्या होता है? ये होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एट टेलोमियर साइड पे हमारे क्या होता है? एक और कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये होता है हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे और क्या बोला जाता है? NOR। NOR की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR की फुल फॉर्म कहाँ लिखेंगे अभी हम? यहाँ पे लिखो, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजर रीजन, ये NOR होता है। ठीक है। जो कहाँ, जिसे किसे बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे बोलते हैं। अब मैंने एक आपको जो स्फेरिकल बोला कि स्ट्रक्चर बनाया, इससे बोला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट बॉडी बोला जाता है, सैटेलाइट सेट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बॉडी। तो जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट सब क्रोमोसोम में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम और मार्कर क्रोमोसोम। तो कौन से सेट क्रोमोसोम और मार्कर क्रोमोसोम होते हैं? दोज क्रोमोसोम व्हिच हैव
सैटेलाइट स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सेट क्रोमोसोम और मार्कर क्रोमोसोम बोलते हैं उन्हें। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम और क्या बोलते हैं? एनोड, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब मैंने बोला कि ऐसा कंपल्सरी नहीं कि सभी क्रोमोसोम में आपका सैटेलाइट प्रेजेंट हो, तो इसके लिए भी एक एक्सेप्शन। यहाँ पे देखते हैं हम ह्यूमंस में सिर्फ 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो हमारे सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं, सेट क्रोमोसोम होते हैं। वो लिखवाना थी सर कहाँ की, यहाँ पे इन ह्यूमंस 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो हमारे सैटेलाइट होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेना। 13, 14, 5 क्यों बनता है ऐसा कुछ, 15, 21, 22। ठीक है, ये उधर का एक पॉइंट है कि ह्यूमन में सिर्फ कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिर्फ 5 क्रोमोसोम जो हमारे सैटेलाइट की तरह होते हैं। तो 13, 14, 15, 21 एंड 22। आई सारी बात समझ में? मोनाड, डायड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इसे हम एक सिंगल को मोनाड या इसे हम एक मोनाड में लिखा ना पीछे, एक मोनाड इज इक्वल टू क्रोमेटिड। इस जो स्ट्रक्चर है इसे मोनाड भी बोलते हैं, इसे हम और क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक मोनाड डायड हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस पेयर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट, बॉडी भी बोलते हैं उसे, या सैटेलाइट या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। समझ में आया आपको? एनओआर समझ में आया? इतने सारे टर्म समझ में आ गए। इनका यूज यहाँ पे भी है और हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन, वहां पे भी यूज होगा। नाउ द टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। किस बेसिस पे है ये? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। कि सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है? बिटवीन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, उस बेसिस पे है। देखो आपको सैटेलाइट में दिखा रखा है, आपको ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये, और ये सैटेलाइट है, ये आपको थोड़ा विजिबल, ये आपका क्या होता है बीच वाला? सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोमिक सैटेलाइट रीजन। और ये क्या जो ये है, ये रीजन क्या है सर बच्चों? सैटेलाइट। ठीक है, अब ये 4 तरह के होते हैं हमारे। नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है बच्चों? एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है। तो जो हमारी लॉन्ग आर्म होती है वो ज्यादा लंबी होती है, शॉर्ट बहुत छोटी होती है, वो होती है हमारा एक्रोसेंट्रिक होता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? ये हमारा शॉर्ट और अनइक्वल आर्म होती है। बेसिकली यहाँ पे हमारी क्या होती है? यहाँ पे तो क्या शॉर्ट बहुत शॉर्ट है और लॉन्ग बहुत ज्यादा लंबी है आर्म। एक आर्म बहुत शॉर्ट है, एक आर्म लंबी है। यहाँ पे 2 अनइक्वल आर्म होती है। मेटासेंट्रिक, मेटा में होता है हमारा एग्जैक्ट में, जो हमारा सेंटर में होता है आपका सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है, जो दोनों ऊपर आपकी इक्वल आर्म होती है। टीलो में क्या होता है? एट द टर्मिनल एंड पे ही हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। इसमें सिर्फ एक ही होती है हमारी, ऊपर आपकी आर्म होती ही नहीं। ठीक है, एक बार डायग्राम्स देखें। अब इसे लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसे लिखते हैं। तो कितने टाइप पढ़े हमने? मेटा, सब मेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटासेंट्रिक के बारे में। मेटासेंट्रिक, देखो मेटासेंट्रिक का मतलब हुआ हमारा जिसमें क्या होती है? इक्वल आर्म होती है। दोनों आर्म हमारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। जो कैसी शेप की हो सकती है? आपकी वी शेप बनाती है। जब हमें विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हमारी कैसे शेप की दिखती है? हमें वी शेप की दिखते हैं। मेटा जो हमारे वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज बोल सकते हो। जब हमारा एनाफेज होता है, ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज में हमें जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है किस शेप के दिखाई देते हैं? आपको वी शेप के दिखाई देते हैं। इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कह सकते हो सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, सेकंड है हमारा सब मेटासेंट्रिक। सब देखो मेटा में ही आगे क्या है? सब है कि थोड़ा सा स्लाइटली एक तरफ को होता है हमारा। इसमें क्या होता है? स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आर्म कैसी होंगी हमारी? अनइक्वल आर्म होंगी।
अब जब यहाँ पे आर्म के लिए टर्म होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, तो इसमें तो हम बोलते हैं उसे आइसो ब्रेकियल आर्म, आइसो ब्रेकियल आर्म, मतलब दोनों आर्म कैसी है हमारी, इक्वल आर्म को हम और क्या बोल सकते हैं, आइसो ब्रेकियल आर्म। समेटासेंट्रिक में हम इसे बोलते हैं, अनइक्वल आर्म को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो ब्रेकियल आर्म, क्योंकि आर्म कैसी है आपकी, अनइक्वल आर्म है, इक्वल नहीं है आपकी। कैसे शेप बनाता है ये हमारा, एल शेप बनाता है। मेटासेंट्रिक कैसे शेप बना रहा था हमारी, ड्यूरिंग एनाफेज, याद रखना जो भी हम शेप पढ़ने वाले हैं एनाफेज के टाइम पे आपको विजुअल शो होती है। तो मेटासेंट्रिक क्या बनाता है, वी शेप, सब मेटासेंट्रिक क्या बनाता है हमारा, एल शेप। थर्ड वन है हमारा एक्रोसेंट्रिक, तो इसमें भी कैसी आर्म होती है हमारी, अनइक्वल आर्म होती है, तो इसे भी हम और क्या बोल सकते हैं, हेट्रो ब्रेकियल आर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो सेंट्रोमेस क्लोज टू टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्लोज टू टर्मिनल है, टर्मिनल पे नहीं है, उसके आसपास है, लेकिन जब टीलोसेंट्रिक होता है उसमें सेंटर बिल्कुल टीलोमियर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें पीछे ही पढ़ा, एक छोटी आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। कैसे शेप बनाता है ये हमारी, जे शेप। फोर्थ वन टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, बिल्कुल जो हमारा वो होता है टर्मिनल एंड पे होता है, जो हमारा सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल वो टीलोमियर के एंड पे प्रेजेंट होता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो इसे हम कह सकते हैं, इसका जो सेंट्रोमियर होता है टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, तो टर्मिनल सेंट्रोमियर। आर्म है ही नहीं, दूसरी सिर्फ सिंगल आर्म होती है, तो इसमें कैसी आर्म होती है हमारी, सिंगल आर्म। शेप कैसी होती है इसकी, आई शेप। तो कि कौन सी पढ़ी हमने, जे एल, सॉरी, वी एल जे आई, चार तरह की शेप होती है। तो वी शेप किसकी होती है, मेटासेंट्रिक की होती है, एल शेप आपकी सब मेटासेंट्रिक की होती है, जे शेप एक्रो की होती है, और जो हमारी आई शेप होती है टेलो, क्योंकि उसमें सिर्फ टेलो एक साइड प्रेजेंट है, तो आपको कैसा रिजेंबल होता है, वो आई शेप की तरह रिजेंबल होता है। चारों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपको समझ में आए चारों, एक बार इसे देखो, लिखो इसे। चलते हैं आगे। कैरोटाइप, कैरोटाइप क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कह सकते हैं क्रोमोसोम सेट। कैरोटाइपिंग कहते हैं, मुझे स्टडी करते थे कैरोटाइपिंग कराते हैं क्रोमोसोम, जब हम पूरे डीएनए का सेट, उसमें हमें इस तरह वो क्या करता है, आइडेंटिटी कोई डिफॉर्मिटी है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसमें, तो इसमें चेक किया जाता है कि आपका क्रोमोसोम कम है या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या आपका क्रोमोसोम एब्सेंट है, जो हम डिजीज पढ़ते हैं 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम से भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सब हम कैरोटाइप के हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली ये क्या आता है, हमारे पर्टिकुलर होते हैं जिससे हम क्रोमोसोम के सेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, बेसिकली कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही तो है, नहीं कम ज्यादा तो है, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर साइज ऑफ क्रोमोसोम आप पता कर सकते हो। थर्ड, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जिससे हम सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर चेक करते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ आर्म, आर्म की लेंथ क्या है वो चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है या, मैंने बताया ना कि सिर्फ उसे बताऊं किसकी हेल्प से हमने देखा कि हमने बताया कि ह्यूमन से 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऐसे जिसके पास सैटेलाइट है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, तो हम कैरोटाइप की हेल्प से देखा है। सेकेंडरी प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और एब्सेंस की प्रेजेंस है या एब्सेंस है क्रोमोसोम पे, तो भी हम किससे पता करते हैं, कैरोटाइप से पता करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, देखो जरा इसे। तो हमने क्या क्या कवर किया अपना, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। एक क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था माइक्रोबोडिस। अगर आप एनसीईआरटी में जाओ तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है,
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनल होता है, सिर्फ इतना। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। नंबर 1, पेरोक्सिसोम्स। आपने सुना होगा पेरोक्सिसोम्स के बारे में। तो पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? इनके पास एंजाइम होते हैं। माइक्रोबॉडी हमारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर पेरोक्सिसोम्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम होते हैं हमारे, जो पेरोक्साइड को सिंथेस करता है। ऑक्सीडेज एंजाइम होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है? एक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो पेरोक्साइड को क्या करता है? कैटालाइज कह सकते हैं आप, कैटालाइज, ब्रेक डाउन कराता है उसको। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें? एंजाइम बनता है एंजाइम फॉर पेरोक्साइड। और कौन सा एंजाइम होता है हमारा? ऑक्सीडेज। और ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या कराता है? ब्रेक डाउन ऑफ पेरोक्साइड। कैटालाइज करना ऑक्सीडेशन एंजाइम कराता है क्या? ब्रेक डाउन नहीं कराएगा आपका। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है पेरोक्साइड? हमारे प्लांट एंड एनिमल, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम्स होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होते हैं हमारे स्फेरोसोम। जो हमारे स्फेरोसोम होते हैं बच्चों, वो क्या कराते हैं आपका? सिंथेसिस एंड स्टोरेज फैट। वो फैट को क्या करते हैं? हमारा सिंथेसाइज करते हैं और स्टोरेज करते हैं। सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये, एंड स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट। और इन्हें हम और क्या बोलते हैं? प्लांट, क्योंकि इसे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें प्लांट लाइसोसोम भी बोला जाता है। प्लांट लाइसोसोम्स। ठीक है, क्योंकि हम लाइसोसोम बेसिकली क्या कराता है? सिंथेसिस या स्टोरेज कराता है आपका। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे? हाइड्रोलिटिक। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते थे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन होता है हमारा आपका ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स, ऑक्सिसोम, जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं, एब्सेंट होते हैं एनिमल में। ये क्या कराते हैं? इसके अंदर एंजाइम होते हैं, फैट को कन्वर्ट करते हैं आपके गैलेक्टोसाइलेज में। फैट को कन्वर्ट करते हैं हमारे किस में? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ी आपने? ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वो ये कराते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मैंने बताया ग्लाइकोसोम सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट में होते हैं, ये आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है एब्सेंट, तो माइक्रोबॉडी के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना आपको। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जैसे पेरोक्सोम्स हो गया, पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन कराना हो गया, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट करा रहा है स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम्स फैट को कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन ऑफ फैट कह सकते हो बेसिकली। तो ये सब ये किसके काम है? हमारे क्या है? माइक्रोबॉडीज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चले आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following cell organelle is concerned with photophosphorylation? अब देखो फोटो, अब यहाँ पे मैंने दो, जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा बहुत अच्छे से बताया था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटो। तो ऑक्सीडेटिव तो कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फोटो है, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट। तो लाइट फॉस्फोराइलेशन का होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हमारी लाइट रिएक्शन में, वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। देखो इसे जल्दी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में से जो हमारे चार ऑप्शन से अलग है वो पता करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ के आए। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्मूथ। यस, सही है ये ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, तो ये सही स्टेटमेंट है। साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मे बी बियर राइबोसोम। पेरिन्यूक्लियर स्पेस है 10 to 17 एंगस्ट्रॉम। यस,
ये भी सही है, ये भी सही है। आउटर मेम्ब्रेन बियर 77 नो, क्योंकि क्या है ये हमारा यूकैरियोटिक सेल में होता है हमारा। ठीक है, तो आपका और कौन सा है इसमें से? ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटोकोर इज एसोसिएटेड विद, अभी हमने डायग्राम पढ़ा, काइनेटोकोर यहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है हमारा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या होता है? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर किससे अटैच होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आंसर हुआ हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इतनी बात समझ में आई? यस, टुडे वी कंप्लीट दिस चैप्टर, विद दिस लेक्चर वी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने क्वेश्चंस देख लेंगे और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। यस बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी इज मस्ट। तो एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी से पहले आप, एनसीईआरटी बेस है, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको आगे चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।